राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से परे अपनी पहचान बनाना ये कोई आसान बात नहीं होती है। ऐसे एक शख्स हैं जमशेदपुर के अमरप्रीत सिंह काले, जिन्होंने अपनी कुछ अलग पहचान बनाई है, भले ही उनका संबंध भाजपा से रहा हो। आज टीवीसी गपशप में अमरप्रीत सिंह काले जी से बात होगी। नमस्कार, मैं हूँ अन्यमृता और आप शुरू कर चुके हैं टीवीसी गपशप देखना। तो आज हम काले जी से बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि एक चर्चा ज़ोरों पर है कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं 2024 का। काले जी, आपका स्वागत है टीवीसी गपशप में। और सीधा मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है, इतने लोग कह रहे हैं, इतनी चर्चाएं आम हो गई हैं कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 2024 का। मुझे सामाजिक जीवन में लगभग 3 दशक से ऊपर हो गए हैं। मुझे लगता है कि हम सब का जो जन्म होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। गुरु ग्रंथ साहब की एक वाणी है, मानस की जात सब एक पहचानो। और हमारे माता पिता जी के भी जो संस्कार मिले हैं उसमें मानव हर मनुष्य को एक दृष्टि से देखना, एक समान देखना, उस भाव को लेते हुए। और स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट जो है वो सभी जानते हैं, जो हमारे जानने वाले हमारे साथ काम पिछले 20-30 साल से कर रहे हैं जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का वो कोट मेरे जीवन को बहुत झकझोरा है और मैं उसको फॉलो करता हूं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं, ईश्वर परमात्मा को तो देखा नहीं। वो जो आते हैं वो सब एक मनुष्य के रूप में आते हैं, एक इंसान के रूप में, एक जानवर के रूप में, एक प्रकृति के रूप में, नदी नाले के रूप में हमें दिखते हैं। तो मैंने अपने जीवन में हमेशा ये भाव कि अगर पॉकेट में मेरे पास 10 रुपये है तो 5 रुपये का अधिकारी जो सामने मेरे से नीडी है, ये उसका अधिकार है, ये मैं मानता हूं। तो पता नहीं चला कब कैसे क्या हुआ और मैं एकदम बोलते हैं कि जुड़ गया, जन्म लिया और खेल कूद का समय रहा। और शुरू में ही विद्यार्थी परिषद के साथ लोगों का संपर्क हुआ और स्वामी विवेकानंद जी के ये बताए हुए और हमारे सिख गुरुओं का जो इतिहास देखा, और सबको देखते हुए मैंने अपने जीवन को एक पता ही नहीं चला कब एक ऐसा स्वरूप मुझे मिल गया और एक ताकत मिल गई कि सामाजिक क्षेत्र में मुझे बहुत आनंद आने लगा और अच्छा लगता है समाज में अपनों को बीच रहना। और मैं हमेशा कहा हूं कि जमशेदपुर जो है ये मेरा अपना परिवार है, जमशेदपुर के लोग मेरा अपना परिवार है। तो ये तो मान लिया जाए कि जमशेदपुर पूर्वी से जो चर्चाएं उठ रही हैं कि आप वहाँ से लड़ेंगे, ये बिल्कुल एक तय बात है। ये आपके इरादे तो लग रहे हैं ऐसे, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, मेरा विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग मेरा जुड़ाव 3 दशक का, 30 वर्षों का है। और पिछले लगभग 15 वर्षों से काफ़ी दबाव रहता है लोगों का, जो हमारे शुभ चिंतक है, जो एक हमारे साथ जो काम लाइक माइंडेड लोग हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे जिनको लगता है कि अमरप्रीत सिंह काले अगर मान लीजिए आज समाज सेवा का क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक सीमित दायरे पे कर रहे हैं, अगर इनको बड़ा दायरा मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकूं। तो उनकी ये भावना भी रहती है और उनका मैं तो आभार और धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरे बारे इतनी अच्छी सोच रखते हैं। दबाव है काफ़ी, और पिछले लगभग मैं कहूँगा कि 10-15 साल से बहुत दबाव है। बिल्कुल, पिछले बार भी ये चर्चा थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने कदम हमेशा पीछे खींच लिए हैं। कभी पार्टी, ज़्यादातर पार्टी को ही आपने वरीयता दी, जैसा हम लोगों ने देखा इतने सालों की पत्रकारिता में। इस बार क्या खुद क्या देखिए, लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव है और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं लड़ूंगा तो जो हमारे वेल विशर हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो काफ़ी नाराज होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत बड़ी सपोर्ट की बात जो सामने आई है, विधायक सरयू राय जो इतने बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर आप जमशेदपुर पूर्वी से लड़ते हैं
तो वो नहीं लड़ेंगे आपके समर्थन में, खुलकर कहा और बार बार इस बात को कह रहे हैं। रांची में भी कहा, जमशेदपुर में भी प्रेस वार्ता में कहा, तो यानी कि आपके साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। देखिए, सरजू राय जी के बारे में आगे बहुत कम लोग जानते हैं। सरजू राय जी के बारे में कम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर है, जो भाजपा को जानते हैं, वो राय जी को जानते हैं। तो मैं राय जी को तो लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया जो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और उनकी क्या काबिलियत है मैं वो भी जानता हूँ, और किस प्रकार के कहते हैं कि एकदम गोल ओरिएंटेड इंसान है वो भी जानता हूँ। हमारे अभिभावक तुल्य हैं, और जो उन्होंने विषय आप जो बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि अमरप्रीत सिंह काले अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनको समर्थन करूंगा, अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो भाजपा में वो लड़े चुनाव। तो मुझे लग रहा है कि ये जो उनका उद्गार है, जो उनका ये भाव है, मैं आपके माध्यम से भी और उनको बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सरजू राय जी जैसे गंभीर व्यक्ति और जमीन से जुड़ा व्यक्ति जो हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा रहे हैं, पार्टी में बहुत उन्होंने तपस्या की है, तपस्वी टाइप से काम किया उन्होंने, और पार्टी को एक आज मुकाम पे खड़ा करने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये उन्होंने अगर भाव व्यक्त किया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, केवल यही कहूँगा कि मैं उनके प्रति हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ, और इतनी बात उनका कहना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक आशीर्वाद के रूप में मैं उनका लेता हूँ, और उनका जो विश्वास है, उनका जो मेरे प्रति विश्वास और जो उनका मेरे प्रति भाव है वो कभी टूटे ना, इसका मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। काले जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना, जैसे मान लीजिए कि सरयू जी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, वो कह रहे हैं आप इस वक्त अभी भाजपा से निष्कासित हैं, तो भाजपा में क्या वापसी की जो संभावना है उसको हम माने कि ये जो पूरी चर्चा चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं आप दोनों की ही भाजपा वापसी में हो सकती है? या मान लीजिए कि अगर भाजपा में वापसी नहीं होती है तो आपका अगर अटल है फैसला, तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे अगर मान लीजिए कि भाजपा में वापसी नहीं होती? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से मैं अगर निष्कासित हूं तो केवल एक व्यक्ति मानता है कि मैं निष्कासित हूं, 2 व्यक्ति नहीं है। और आज तक मुझको निष्कासन का पत्र प्राप्त नहीं है। मुझे निष्कासित क्यों किया गया, मेरा क्या कारण है, मुझसे आज तक कारण परीक्षा नहीं पूछा गया कि आपका ऊपर ये दोष है। तो ये बात हमारे जो पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग हैं वो जानते हैं। तो मैं आज खुद आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैं स्तब्ध हूं कि मुझे आखिरकार निष्कासन जो किया गया उसके पीछे कारण क्या था, मुझे आज तक नहीं मालूम। तो निष्कासन का पत्र नहीं मिला तो आपको ये सूचना? हाँ, मुझे अखबारों के माध्यम से पता चली। मुझे याद है कि उस दिन अभी तो 4थे चरण का चुनाव संपन्न हुआ था, 5वें चरण का चुनाव अभी संपन्न होना था, जमशेदपुर 4थे चरण का चुनाव था, और 4थे चरण का चुनाव संपन्न होने के दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं दिल्ली गया था। हमारे किसी एक मित्र की 25वीं सालगिरह थी, और मुझे याद है कि मैं होटल ग्रैंड के लॉबी में जैसी गाड़ी से उतरा अपने मित्र के साथ, तो मुझे रांची से एक पत्रकार मित्र, उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि काले जी आप निष्कासित हो गए, आपको उसमें क्या कहना है? मेरा मुझे जानकारी नहीं है भाई। तो वही एक था, बाद में अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि मैं निष्कासित हो गया हूं। मैं आज तक, हाँ ये बात सत्य है कि मुझे किसी एक व्यक्ति के द्वारा मुझे परेशान किया गया, मुझे जानबूझ के हैरान किया गया, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, और आज निष्कासन को भी लगभग 4 साल हो गए हैं। पत्र के माध्यम से, अपना जो अखबारों के माध्यम से मैं, तो पिछले 9 साल की अगर मैं घटना देखूं तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी बताइए, कभी भी किसी भी स्तर पे, सार्वजनिक स्तर पे या कहीं पर भी, मैंने कभी भी ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे, ना कभी पार्टी के बारे कभी एक शब्द नहीं कहा, और कहूंगा भी नहीं। अभी भी आप नाम नहीं ले रहे? नहीं, मैं नाम, देखिए इसमें लेने की बात नहीं होती है। कुछ चीजें होती हैं जो सार्वजनिक हो गई होती है, आप करो ना करो लोग जानते हैं, जमशेदपुर का बच्चा बच्चा जानता है। तो यही तो बात है काले जी की, मान लीजिए कि फिर परिस्थितियां जो है उस तरह से अनुकूल नहीं होती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं, अगर वह व्यक्ति पार्टी में, संगठन में एक बड़े पोस्ट पर है, फिर वो आपकी वापसी नहीं ही होने देंगे, तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? मेरा ये सवाल है कि आप किसी भी हालत में लड़ेंगे, ये हम जानना चाहती है जनता। ऐसा है कि कोई इसमें क्या कहेगा,
होना तो वही होता है, जो होइए वही जो राम रची राखा, इसमें करना क्या है ना। और मैं कोई अपने लिए कोई चुनाव लड़ने के लिए परेशान भी कभी नहीं हूँ। आप जानते हैं, कभी मुझको बहुत ज़्यादा ऐसा मैं देखता हूँ, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, मुझे बिल्कुल उत्सुकता ऐसी नहीं है। और मैंने आज तक पूरे जीवन कालखंड में लोगों के लिए, लोगों को चुनाव लड़ाया, लोगों को मदद की और पार्टी की तन मन और धन से सेवा की, बिना बोले। जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसको लिए किया। लेकिन मेरे एक जो अभी पिछले 10 साल 5 साल 15 साल से जो घटनाक्रम इधर बदली है, हमारे जो अपने चाहने वाले लोग हैं उनका दबाव है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब देखिए, अभी बहुत समय है, अभी तो कोई तुरंत चुनाव होने वाला नहीं है। 1.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। अभी तो लोकसभा होना है। अभी हम सबको तैयारी करनी है कि सबसे पहले हम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को कैसे मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जो झारखंड में थी वो कैसे बनी रहे, और देश भर में कैसे हम उसके लिए काम कर सके। तो मैं अपने आप को निष्कासित नहीं मानता हूं। मैं पार्टी के लाइन पे काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। किसी व्यक्ति को अगर हमसे कोई अगर दुराग्रह है, कोई परेशानी है, तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझको, मैं कि समय आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि नहीं, इसके पीछे कोई कारण नहीं हो सकता और चीजें ठीक होंगी, सामान्य होंगी। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे किसी से परेशानी नहीं है। किसी को मेरे से परेशानी है तो ईश्वर करे उनकी कुछ गलतफहमियां हो तो दूर हो। ये तो राजनीतिक गपशप हो गई। तो गपशप में हम राजनीति के साथ साथ तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आएँ जो कभी पहले लोगों ने नहीं सुनी। हम सब तो जानते ही हैं यहाँ पर कि आपका एक अलग पहलू है राजनीति से परे, सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। आपकी जो संस्था है हर हर महादेव, उसमें प्रत्येक राजनीतिक दल का व्यक्ति जुड़ा है, और जब आप कार्यक्रम करते हैं तो अद्भुत समा होता है। वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं होता है, वो सबका एक सामूहिक कार्यक्रम बन जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और हर हर महादेव संघ की ओर से आप गरीबों में कंबल वितरण और अन्य जो सामाजिक कार्य करते हैं वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है, ये बताइए। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने जो पूछा। हर हर महादेव सेवा संघ का जो संस्था का गठन हुआ और जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मुझे याद है लगभग 22 वर्ष पहले मेरी टायर दुकान होती थी काली माटी रोड में, सब जानते हैं, जो हमारे साथी है जानते हैं। तो हम और हमारे बगल में साइकिल दुकान हुआ करती थी, मिस्टर मुत्रेजा, अश्वनी मुत्रेजा। हम लोग दोनों बाहर बैठे थे, कुदरती बात है, सच्ची बता रहा हूँ। और हम लोग बैठे थे, शायद हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, चिप्स उप्स खा रहे थे, दुकान बंद करके दोनों भाई हम लोग बैठे हुए थे। और सामने के रोड के उस तरफ से कुछ कांवरिये जा रहे थे। अच्छा। तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे मन में हुआ है यार कि हम लोग तो बाबा धाम नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाबा धाम नहीं जा पाते हैं, तो बाबा धाम हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड बिहार के लिए। तो हम लोगों ने ऐसा करते हैं, जब और अंतिम सोमवार क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये भी बताता हूँ। हाँ। कि पहला दूसरा तीसरा अगर कोई नहीं जा पा रहा तो अंतिम सोमवार का दिन, यानी लास्ट चांस ये रहेगा कि हम शिव स्तुति में हम लोग कराए और बैठे और एक साथ भाई लोग बैठ करके शिव गान करें, आनंद ले, भोले बाबा का आशीर्वाद ले। तो अंतिम इसलिए रखा गया कि लोगों को मौका दिया जाएगा, पहला दूसरा तीसरा जो नहीं जा पाएगा तो अंत में अंतिम सोमवार को हम लोग। तो कृष्णा मूर्ति हमारे मित्र हुआ करते थे, तो कृष्णा मूर्ति जी जो भजन गायक है जो, तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया लगभग 20 वर्ष पहले। वही काली माटी रोड के ऊपर में छोटा सा टेंट लगाया और हम लोगों ने भजन संध्या का आयोजन किया। भाव ये था कि महादेव जी का आशीर्वाद, शिव स्तुति, हम लोग मिलजुल करके सब भाई बंधु बैठ करके एक साथ आनंद लेंगे 2-3 घंटा, ये था। वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उसके बाद कार्यक्रम देखते 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 वो मतलब क्या बोलेंगे, काफी लोकप्रिय हो गया। अंतिम सोमवार कुछ नहीं है होता है ये सब। देखिए, करने कराने वाला ऊपर वाला है, उनको लगा होगा कि भाई अच्छे भाव से कर रहे हैं तो इनको और कर। तो महादेव की कृपा हुई और देखते देखते 2-3 साल का बाद ऐसा होने लगा कि फिर हमें गुरुद्वारा मैदान में जाना पड़ा। गुरुद्वारा मैदान में गए तो बारिश का, चूंकि सावन में तो बारिश होती है, तो पहला 2-3 साल भीग भीग करके किए, भीग जाते थे पूरा, ऊपर में लोग कुर्सी रख करके सुन रहे, आपने देखा होगा बड़े बड़े भजन गायक जो बहुत मशहूर हैं वो शुरू से। उसके बाद हुआ कि भाई पंडाल बनना चाहिए, फिर पंडाल बना, फिर पंडाल से भी नहीं रुकता था तो फिर हुआ कि वाटर प्रूफ पंडाल बनना चाहिए, तभी वाटर प्रूफ पंडाल बनता है, भंडारा होता है, लाइटिंग होती है, मतलब जिसको बोलते हैं कि एक समा बन जाता है भक्ति भाव का। और देखिए, मैं शुरू से कहा हमारे 20 साल पहले भी कि वो जो आमंत्रण पत्र छपता था, कोई उसमें उद्घाटन करता और मुख्य अतिथि हमने नहीं, कंसेप्ट था कि कोई मुख्य अतिथि उद्घाटन करता नहीं होगा। कहीं झंडे बैनर में कहीं पर भी
किसी व्यक्ति का फोटो नहीं लगता था, सिर्फ महादेव जी का फोटो और जो कलाकार आ और वो रहे जो एकदम राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी है वो भी एक स्टेज पे दिखते थे। बिल्कुल। वो कोई देखिए, वो कोई भाजपा, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ शुरू से, लेकिन कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, वो केवल और केवल श्रद्धा का वो केंद्र रहता है मंच में भी, और सब मानते हैं इसको। जो भी आते हैं उनको बस वो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, कोई उसमें मुख्य अतिथि के लिए आज तक कोई माइंड भी नहीं करता है। बड़े से बड़े नेता आते हैं उसमें, कभी भी उसमें कोई ये नहीं कि किसी को मुख्य अतिथि बना रहे हैं, किसी को उद्घाटन करा रहे हैं। नो, देयर इज नो कंसेप्ट एज सच, देयर इज नो कंसेप्ट कोई समवन आई विल इनवाइट हिम एज अ चीफ गेस्ट और अदरवाइज ही विल माइंड, नो नथिंग। तो उनको मालूम था कि इसका भाव ये है, और लोग आते हैं 2-2 4-4 घंटा रहते हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं, और एक केवल और केवल आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी सद्भाव, एक दूसरे के साथ लोग मतलब विश्व कल्याण के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए महादेव के चरणों में हम लोग आराधना करते हैं कि हम सब आपस में एक भाईचारा, समरसता, प्यार का ये जो है उसी के चलते हम लोगों ने स्तुति करते हैं, और महादेव की बहुत कृपा भी होती है। और इस बार भी 28 अगस्त को एक कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि अपने आप में एक कार्यक्रम की गरिमा ऊपर वाले ने रखी है। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भावना और भाव का क्या कंसेप्ट होता है। मैं 1 साल तक किसी से नहीं मिलता हूं, जो उसके वॉलंटियर्स हैं 1 साल तक नहीं मिलेंगे। कार्यक्रम से 4 दिन पहले सब आके मिलने लग जाएंगे। कोई भंडारा का ड्यूटी है वो अपना करेगा, रोड में भीगते हुए ट्रैफिक की ड्यूटी हमारे वॉलंटियर्स करते हैं रोड में, ट्रैफिक सिपाही के अलावा हमारे वॉलंटियर्स वो अपना अलग करते हैं। हमारे मंच का जो संचालन है वो अलग करते हैं, उसमें हिंदू, उसमें मुस्लिम, उसमें सिख, उसमें ईसाई, मतलब आप देखिएगा कि ऐसा जो कहते हैं ना कि श्रद्धा का जो केंद्र है पूरे देश में शायद अपने आप में अनूठा है। मनोज तिवारी जी से कई बार बड़े नेता हमारे हो गए हैं बीजेपी के, वो जब भी उनसे दिल्ली में मुलाकात होगी 100 आदमी के बीच में एक ही बात कहेंगे कि हर हर महादेव सेवा संघ का कार्यक्रम में जाने में मुझे पूरे देश में सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां एकता दिखती है, भाईचारा दिखता है, समरसता दिखता है, वो कहते हैं। और उनके यहाँ पर जाइएगा, बड़ा फोटो हर हर महादेव सेवा संघ का। हमारे गुरुद्वारा कमेटी के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका निःशुल्क मुझको हर प्रकार का उपलब्ध कराना, पूरा समर्थन देना, और बहुत आनंद आता है। मतलब लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो इससे पीछे ऊपर वाले की कृपा है, कर ले रहे हैं। तो हर हर महादेव सेवा संघ का ये कंसेप्ट चालू हुआ भजन का, उसी प्रकार से कंबल वितरण का आपने बोला, उसके पहले से ही था कंबल का, तो पहले से चल रहा था। कंबल वितरण उससे 3-4 साल बाद हमारा प्रारंभ हुआ। कंबल वितरण भी वही था कि ठिठुरते हुए लोगों को जब देखा किया तो लगा कि नहीं, ये 2, 4, 10 कंबल ऑर्नामेंटली बांट करके करने से इसका लाभ नहीं है। तो हम लोगों ने कंबल वितरण को ऐसा मतलब किया कि एक भी जो जरूरतमंद नहीं है वो उसके पास तक कंबल कोई लेगा भी नहीं। और हम बहुत चिन्हित करके बस्तियों में आप देखेंगे लेवल पे जो करते हैं, मास लेवल पर एकदम जरूरतमंद जो एक कंबल पा करके 100 बार दुआएं देता है, 100 बार एक कंबल की दुआएं 100 बार। वो गरीब जो हमारी बूढ़ी माँ होती है, बुजुर्ग होते हैं, आप देखिएगा आपके आंखों से आंसू आएंगे और लगता है कि वह पुनः एक बहुत अच्छा आप मतलब आप जिस समाज से प्राप्त कर रहे हैं उसी समाज को देने का ये अगर कृपा है और ऊपर वाले का आपके ऊपर में आशीर्वाद है। और हम इसको बहुत मिलजुल के करते हैं। मतलब हमारा एक टीम है, हम लोग आपस में चंदा चाटी करते हैं, एक दूसरे से सहयोग भी लेते हैं और लोग खुल करके सहयोग भी करते हैं। मैं कोई व्यक्ति अकेला नहीं हूँ, या हर हर महादेव सेवा संघ का भजन हो या कंबल वितरण हो या तिरंगा यात्रा जो भी आप करें, सब में सामूहिकता और अंशदान, आर्थिक दान, सबकी सामूहिकता, सामूहिक प्रयास से ये हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए भावपूर्ण तरीके से और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। इसके लिए हमें जमशेदपुर के तमाम लोगों का आशीर्वाद और उनका स्नेह भी चाहिए होगा। कंबल को लेकर रिकॉर्ड भी टूटा है, हालांकि आपकी वो प्रीफरेंसेस नहीं है मुझे पता है, फिर भी हम ये जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि मुझे तो एक पत्रकार के तौर पे पता चलता है कि आपने रिकॉर्ड बना लिया कंबल वितरण का। तो ये कैसे हो पाता है, इतने मास लेवल पर रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं? मुझे भाई गॉड नहीं मालूम है कि मैं कोई रिकॉर्ड तोड़ा हो, आप ठीक है, लेकिन क्या है रिकॉर्ड की देखिए कोई बात नहीं है। आप लोग मदद करते हैं, आप सहयोग करते हैं। हाँ, रिकॉर्ड टूटना चाहिए, सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आजकल तो लोग कर भी रहे हैं। कंबल सेवा भी आप देखिए काफी लोग तो कर रहे हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेंड आपने ही शुरू किया, क्योंकि जब हम लोग पत्रकारिता में थे शुरुआती दौर में, जब हम लोग यहाँ आए जमशेदपुर,
तो मुझे याद नहीं है कि मैं किसी और का इतना कवरेज करती थी। मुझे याद है कि आप इतना ज़्यादा करते थे कि हम लोग इनफैक्ट हम लोग पूरा कर नहीं पाते थे, उसको वो कवरेज दे नहीं पाते थे जितना वो हकदार था, और इतना ज़्यादा होता था कि हम थक जाते थे, लेकिन वो आपकी जो टीम थी वो नहीं थक रही थी और चारों तरफ हम जाते थे। कोविड का हम जिक्र करना चाहेंगे काले जी, क्योंकि कोविड का समय कितना क्रूशियल टाइम था, एक ऐसा दौर था, हम सब उस दौर को बहुत ही मुश्किल हालातों से जूझ रहे थे हम सब। और उस वक्त हर हर महादेव संघ का जो कार्य रहा, जो उस वक्त भी जब लोग एक दूसरे से मिलने में भी संकोच कर रहे थे, बीमारी इस तरह से फैली हुई थी कोरोना की, और बड़े व्यापक पैमाने पर भोजन बन रहा था आपके वहाँ पे, वो दौर कैसा था और कैसा आपको किस तरह की दिक्कतों के बीच आपने इसको अंजाम दिया? कोविड वाला तो ऐसा रहा समय, मैं आपको 2 चीज़ बताऊं कि मैं रात भर सोता नहीं था और मेरा मोबाइल कभी ऑफ नहीं होता था। मेरी वाइफ हमको बोला करती थी कि आप बीमार हो जाइएगा, रात को कोई 2 बजे कॉल कर रहा है, कोई 3 बजे कॉल कर रहा है, कोई 4 बजे कॉल कर रहा है, और भयावह स्थिति में हम भूलने वाले लोग हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। भूलना भी चाहिए, अच्छी चीज़ें याद रहनी चाहिए, बुरी चीज़ों को भूलना चाहिए, लेकिन वो दौर बहुत भयावह था। लोगों ने बहुत अपनों को खोया, दोस्तों मित्रों परिवार में खोया। रात भर मुझे फ़ोन आता था और लोग परेशान रहते थे कि कई प्रकार के विषय थे, उस पर जाऊँगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। और हम लोगों ने लगातार पूरे कोविड के दौरान हमारे यहाँ पर भोजन का निर्माण होता था, और हम जहाँ ज़रूरत पड़ती थी हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से उन बस्तियों तक, यहाँ तक कि आप बताओगे तो आप बोलिएगा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये चीज़, फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग, कि हम लोग घर तक जो आवश्यकता पड़ती तब उस घर तक जाके हमारा बंदा उनके घर में जाकर के भोजन दे के आता था। बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। तो एक दौर था, हम लोगों ने जो जितने भी ईश्वर ने गुरु महाराज जी ने ताकत और बल बख्शा, हम लोगों ने प्रयास किया कि समाज के साथ खड़े रहें, लेकिन वो बहुत भयावह दौर था। और जिन लोगों ने भी, हमारे वॉलंटियर्स का मैं जब आप बात कर रहे हो तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा, हमारे छोटे भाई वॉलंटियर जिन्होंने पूरे शिद्दत के साथ पूरे कोविड के दौरान, उस समय के दौरान बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा काम किया। एक जो शहीद आज़म भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर पिछले कुछ सालों से तिरंगा यात्रा निकाला जाता है आपकी संस्था नमन की ओर से। बहुत कम लोग जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। हम लोग तो जानते हैं, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे हम लोग बहुत कुछ आपसे जान चुके हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं वो कहानी क्या थी, कैसे दिमाग में आया कि तिरंगा यात्रा निकालनी। क्योंकि ये ज़रूर बताइए कि आमतौर पे जो रैलियाँ निकलती हैं, राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, लेकिन आपने जो ये निकाली थी तिरंगा यात्रा, उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, वो बिल्कुल 24 कैरेट देशभक्ति से जुड़ा मामला है ना, पैट्रियोटिक था। जब जेएनयू में, दिल्ली में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे 1000 के नारे लग रहे थे इस प्रकार का, तो हम अपने कार्यालय में बैठे थे, हमारे साथ में कुछ और भी साथी बैठे हुए थे, हमारे उस संजोग से 1-2 लोग पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी लोग बैठे हुए थे। तो बात ये हुआ कि ये जो इस प्रकार का विषय आ रहा है देश के राजधानी दिल्ली से, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, ये हम सबको बहुत झकझोरने वाला था और उद्वेलित करने वाला था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आखिरकार हमारा पार्टिसिपेशन इसमें कैसे हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ कि हम एक जमशेदपुर के लोगों को एक साथ इसके लिए सबसे पहले अवेयर करें कि हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए किस प्रकार से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारा जो तिरंगा है उसका सम्मान क्या है, देश की आज़ादी का महत्व क्या है, और इस देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार से लोगों ने अपने छातियों पे गोलियां खाई, फांसी पे चढ़े, तख्ते पे चढ़े, काला पानी की सज़ा खाई, और किस प्रकार से शिद्दत से अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई कर करके इस आज़ादी को पाया। और आज चंद लोग जाते हैं और भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, तो हमारा दायित्व और क्या बनता है, हमारा धर्म क्या बनता है। उसमें ये हुआ कि नहीं, जमशेदपुर के लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे देश के लिए सामने कि हम एक साथ माँ भारती के जय घोष के साथ, तिरंगा के जय घोष के साथ, तिरंगा का और तमाम ऐसे शहादत देने वाले जो लोग हैं उनको एक दोबारा अपने नौजवानों को बताएं कि ये हमारे आइडियल हैं, इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है और हमारा ये देश का ये मान, शान और अभिमान है। और कुछ लोग अगर भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगाएंगे, हम उनके विरुद्ध आज
जाकर के फील्ड में कोई लड़ना तो नहीं है, लेकिन हम नौजवानों को कहीं ना कहीं से हमारे नौजवानों में ही कमी है कि हम इन उसकी तासीर को समझ नहीं पाते हैं। भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे का जब नारे लग रहे थे जेएनयू में, उसके बाद तुरंत हमें एक तिथि तय करनी थी कि तिथि क्या होगी। तो तिथि जब हम तय कर रहे थे तो कोई तिथि को चुनने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो सामने में हमारा ये मार्च की ही घटना थी और 23 मार्च को संजोग की बात है, 23 मार्च को देश के जो शहीद आजम हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहादत दिवस था। हम बोले देखिए संजोग की बात है, हमें तिथि चुननी थी और ये तिथि सामने आ गई है। तो ऐसे अमर बलिदानियों के जो तिथि, जो शौर्य की तिथि और उनके कुर्बानी की तिथि थी, उसको हमने चुना। 23 मार्च को अखंड तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में यह प्रारंभ हुआ। और कोई भी कार्य हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार करेंगे। फिर जब 16 में किए तो एक हजारों की संख्या में एक जो जन सैलाब निकला, उससे हमें बल मिला और पूरे देश ने देखा कि जमशेदपुर लोह नगरी का नाम ही केवल लोह नगरी नहीं है, यहाँ के लोगों का दिल भी लोहे जैसा है और माँ भारती के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, सब कोई राजनीतिक दल नहीं, उसमें भी कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म की दीवार नहीं, कोई जाति की दीवार नहीं। और एक भारतीयता के रूप में जब लोगों का जन समूह निकला तो लोगों ने बताया कि जमशेदपुर में भी ऐसा प्रोग्राम हो सकता है देश के सम्मान के प्रति। आपका एक बहुत फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में बताइएगा जरा, क्या कहें? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, बोले तो बोले क्या, करे तो करे वो भी क्या? मेरा तिरंगा यात्रा का भाषण का एक कोट है। क्यों ये क्यों कहा कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले? कहीं उसका कुछ पूरा कुछ उसको आप जब पूरा देखिएगा ना तो वो एक हमारे तिरंगा यात्रा में एक देशभक्ति का एक मेरा वक्तव्य चल रहा था, उसी में एक आया था कि अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। उसी को काट कर करके कई जगह पे जहां पर आजकल ये लोगों लगाते जीएफ वगैरह भी बना दिया करके, तो कई वीडियोस में लोगों को डाल बोले देते तो बोले क्या, तो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, जोड़ देते हैं लोग उसमें। हमने नहीं कहा है वो चीज, लेकिन हाँ मोदी जी तो हमारे नेता है, लेकिन उसको हमने नहीं कहा है, लेकिन बनाया गया वैसा। उसमें कई जगह लोग तो बोले तो बोले क्या। तो एक अंतिम सवाल पूछ लें आपसे। हाँ बोलिए ना। अब क्योंकि बातें तो इतनी करने की इच्छा है कि इसका कोई अंत ही नहीं, इतनी सारी बातें। अंतिम सवाल ये पूछते हैं कि कोई और पार्टी में भी जाने का ऑफर आ रहा है क्या किसी पार्टी की तरफ से? मतलब अगर बीजेपी में वापसी नहीं होती है तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी की तरफ से ऑफर है? ये सब बातें अभी बहुत एडवांस हो जाएगी बताने का। हाँ मैं इतना, हमारे सभी लोग मित्र हैं, सभी लोग चाहते हैं, सभी हमारे वेल विशर हैं। लोगों को लगता है कि अगर ये बंदा हमारे यहाँ से भी लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि लेकिन मेरे जो आइडियोलॉजी है, मेरे आइडियोलॉजी जो कि मैंने अपने जीवन का पूरा समय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी का मैं फैन हूँ। मतलब हमारे जिनको मैं पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं आया तो हमारे रोल मॉडल अटल जी रहे। और उनकी एक लाइन जो है ना वो हमें हमेशा बोलती है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये उनका जो, नहीं मैं बताता हूँ, मैंने हर मैं अपने सभा में बोलता हूँ, मैं अपने नौजवानों को बोलता हूँ कि छोटे मन से, इसलिए आप चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे व्यवसायिक जीवन में हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे आप किसी भी जगत में हो, मन और हृदय को छोटा नहीं रखना। बड़ा हृदय, बड़ा मन, बड़ा सोच। लोगों को गले आप तभी लगा पाएंगे, अब लोगों को तभी क्षमा कर पाएंगे, आप लोगों से तभी क्षमा मांग पाएंगे। तो ये बड़ा संकुचित मन वाला ना क्षमा मांग सकता है, ना क्षमाशील हो सकता है। और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन को इतना मजबूत रखिए कि हाथी भी सामने आ जाए तो हाथी से भी डरना नहीं। आप अगर सही रास्ता पे हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। हाँ विचलित कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कैसी भी स्थिति और परिस्थिति आ जाए, आप अगर सही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको डिगा पाए। बोलना ज्यादा नहीं है, करना है, और आदमी का काम ही बोलता है। हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, बोलने पे विश्वास नहीं रखते। यहाँ पर बोलने वाले हर दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं किसी का जवाब नहीं देता। कई लोगों ने कई बार अपने अपने तरीके से विश्वास, मैं किसी का जवाब देने का नाम है उनको बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं होता। मैं काम करने पे विश्वास रखता हूँ और आने वाले समय में भी, आज जो मैं आपके पास बैठा हूँ वो मेरा काम ही बोल रहा है और आने वाला समय में भी मेरा काम ही बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया काले जी, और टीवीसी गपशप में इतना समय दिया आपने और बहुत कुछ ऐसा कहा जो अब तक नहीं कहा था। तो ये थे अमरप्रीत सिंह काले जी, जिनके बारे में हम कहते हैं कि करे तो करे क्या, कहे तो कहें क्या, इतना ज़्यादा ये फेमस हो चुका है। लेकिन आज इन्होंने
खूब खुलकर टीवीसी गपशप के साथ बातें शेयर की है, एक तरह से ऐलान भी कर दिया है चुनाव तो वो जमशेदपुर पूर्वी से लड़ेंगे ही। उम्मीद है कि आपको ये गपशप बहुत पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में फिर किसी मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि हम ये जान सके कि हमारे इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कुछ त्रुटियाँ हैं।